हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जो है प्रेसिडेंट्स और कंसेप्ट ऑफ स्टेयर डिसीज। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमें पता है कि बहुत सारे सोर्सेज है लॉ के। ठीक है, देयर आर मेनी सोर्सेज फ्रॉम विच हमें पता है कि लॉ आता है, और हमें ये भी पता है कि लॉ क्या होता है। जो एक लेमैन की लैंग्वेज, लेमैन होता है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, एक सिंपल बोलते हैं ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दो। उसकी लैंग्वेज में क्या है, बस एक सेट ऑफ रूल्स है, एक रेगुलेशंस है, जिसपे हम लोग एग्री करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और अगर उसको हम तोड़ते हैं तो हमें सजा भी मिलती है। और यही हमारे राइट्स बताती है, हमारी ड्यूटीज भी बताती है। अब प्रेसिडेंट्स क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एक प्रिंसिपल है, स्टेयर डिसीज पे बना हुआ है। ठीक है, जो बैकबोन है और जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं। अब आगे सब कुछ स्टेयर डिसीज क्या है, प्रेसिडेंट्स क्या है, ये एक बार हम आगे समझेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन देखें। हमारे पास ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, हम सबको पता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कन्वेंशन और ट्रीटीज होती हैं। ठीक है, तो इन सब से हम इंटरैक्ट करते हैं, और इसी से हमको पता चला ये सारे कंसेप्ट। अब जो जस्टिस है, हमें पता है जस्टिस क्या होता है, इक्विटी पता है, गुड कंसाइंस पता है। तो इसी के ऊपर हमारा लॉ। लॉ ऐसे तो नहीं होता कि किसी ने भी बना दिया, किसी भी रीजन से बना दिया, राइट। हमारे पास लॉ के कुछ जस्टिस होता है, कुछ रीजन, कुछ बेसिस होते हैं कि ये होने चाहिए। अब जैसे कोई लॉ है, इक्वालिटी का एक लॉ है, हमारे पास आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, तो वो इक्वालिटी है। तो जस्टिस पे है कि सबके साथ अच्छा होना चाहिए, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। इक्विटी पे है कि किसी के साथ अगर कोई नीचे के प्लेटफॉर्म पे है तो उसको एक इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वल फुटिंग दी जाए। एक गुड कंसाइंस पे, एक अच्छे कंसाइंस हमारे मन से अच्छा है उस पे है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो डिसीजन क्या होएगा, आर्बिट्रेरी हो जाएगा, हमारी मर्जी से, एक पर्सन की मर्जी से, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, जिसको हमें हटाना होगा। क्योंकि फिर तो हमारा जो देश है या जहाँ के लिए भी रूल्स बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है ना, अगर एक ही की फेवर में है या एक ही की मर्जी से है। अब प्रेसिडेंट्स होते क्या है? अब अब प्रेसिडेंट एक इवेंट है या एक एक्शन है जो पहले हो चुका है। ठीक है, वो एक किसी सिचुएशन का एक इवेंट है। कोई भी जैसे होता है ना नॉर्मली, अरे मैंने वो पिछली बार ऐसे हुआ था, स्कूटी नहीं चली पिछली बार, ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने उसको किक से स्टार्ट करा। तो एक प्रेसिडेंट उसी तरीके से है कि कोई एक सिचुएशन जो पहले हो चुकी है, अब वो दोबारा आई तो उस पर आप कैसे करोगे। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, प्रेसिडेंट्स क्या है, जजमेंट लॉज है, जो भी लॉ जज ने बनाया है। कोई भी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट जो स्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल या रूल। अगर सेम सिचुएशन आगे आती है और अब उसके पहले भी एक सिचुएशन आई थी, तो हम उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे और उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको हम कंसीडरेशन में लेंगे। अब ब्लैक लॉ की डिक्शनरी क्या कहती है? रूल ऑफ लॉ established for the first time by a court। रूल लॉ हमें पता है, रूल ऑफ लॉ जब कोर्ट ने स्टैब्लिश करा था फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस, और उसी के बाद उसी रूल को हमने सिमिलर केसेस में रेफर करा है, तो वही प्रेसिडेंट होता है। अब ऐसे ही कीटन कहता है कि एक जुडिशियल प्रेसिडेंट एक जुडिशियल है टू विच अथॉरिटी हैज इन सम मेजर अटैच्ड, एक ऐसी अथॉरिटी जो उस पर अटैच्ड है। अब प्रेसिडेंट हमने बोल दिए, प्रेसिडेंट से होते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है आर्टिकल 141। वो क्या कहता है कि कोई भी अगर लॉ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कुछ लॉ बना है, वो उस टेरिटरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या टेरिटरी है, हमारा देश पूरा, तो हमारे पूरे देश की टेरिटरी के हर कोर्ट पे वो चीज बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला कि 7 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी चीज में सजा मिलेगी, या अगर कोई माइनर है बट उसे अपने काम का, उसने जो भी काम करा है, जो भी क्राइम करा है, उसे पूरा पता है, नॉलेज है, सब कुछ है, अगर वो क्वालिफाई करता है उसे सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर ये स्टैब्लिश कर देता है, तो वो उसके हाई कोर्ट्स, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर जगह वो अप्लाई होगा। ये जो फ्रेज है ऑल कोर्ट्स, वो सारे कोर्ट्स है अदर देन सुप्रीम कोर्ट्स, हमें ये याद रखना। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो जस्ट इन केस कोर्ट को बाद में रियलाइज होता है, नहीं यार टाइम चेंज हो रहा है, वी हैव टू चेंज द डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो उसके नीचे के सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा,
बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। अब हमारे पास आते हैं प्रेसिडेंट्स के टाइप्स कितने हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के प्रेसिडेंट्स हैं। पहला है बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, इनको हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। बाइंडिंग का मतलब ही पता है हमें, बाइंड हो रहा है, फॉलो करना है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट्स को आर बाउंड कि लोअर कोर्ट है या उससे इक्वल लेवल का कोर्ट है, वो फॉलो करेगा चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जज बोलते हैं उस कोर्ट का कि होना तो ये चाहिए, लेकिन डिसीजन आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कुछ और, तो उसे फॉलो करना है। फिर आते हैं परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, बस एक मनाने का, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो persuasive precedents include decisions जो किसी भी कोर्ट ने लिए, टेकन बाय इंफीरियर कोर्ट, जो किसी भी कोर्ट ने लिए हैं, जो सिर्फ फॉलो नहीं कर। अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है वो परसुएसिव प्रेसिडेंट है दूसरे हाई कोर्ट के, ठीक है, क्योंकि उसे फॉलो नहीं करना। बस आप बोल सकते हो कि उस हाई कोर्ट में भी सेम चीज थी, उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया, आप चेक कर लो, तो देख सकते हैं हाँ उनकी रीजनिंग ठीक थी, आई शुड टेक दैट इनटू अकाउंट। बट जरूरी नहीं है दे हैव टू फॉलो इट, ठीक है। वो एक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन्स पर रीच करने के लिए आ सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। अब ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, ये तब आएंगे जब किसी कोर्ट ने उस पर आज तक डिसीजन ही नहीं लिया, कोई नया केस आया, आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब कोर्ट को अपना खुद का डिस्क्रिशन, अपना खुद का यूज करना है कि अब मैं क्या करूं, तो वहां पे वो एक नया लॉ क्रिएट करेगा, एक ओरिजिनल प्रेसिडेंट बनाएगा। और फिर आते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स। डिक्लेयर नाम से ही आ रहा है, ये क्या है, एक केस ऑलरेडी आ चुका है, उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट है ऑलरेडी। अब डिक्लेरेटिंग में क्या होगा, जिसके अंदर अब ऑलरेडी कुछ चीज है, अब बस उससे वो नया लॉ नहीं क्रिएट कर रहा, उसको बस एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, एक दो चीजें ऐड कर दी, या उसको और अच्छे से डिक्लेयर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रेसिडेंट्स का नेचर, प्रेसिडेंट्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये एब्रोगेटिव नहीं है। तो अगर कोई भी जुडिशियल डिसीजन है वो लॉ बना सकता है, लेकिन कोई पुराना लॉ बना हुआ उसको छेड़ नहीं सकता, ठीक है। जहां पे सेटल्ड रूल ऑफ लॉ है तो जजेस को ये फॉलो करना है। कोई भी जज अपने ओपिनियंस को नहीं कर सकता कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक शुड बी हैपनिंग, शुड हैव हैपेंड और कुड हैव हैपेंड। उनको कोई भी डिसीजन रूल ऑफ लॉ पे बनाना है, ऐसे नहीं बना सकते कि ये चीज होनी चाहिए थी, हो सकती थी, ठीक है, या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जो फंक्शन है प्रेसिडेंट का वो लिमिटेड है टू द सप्लाइंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ लीगल सिस्टम। प्रेसिडेंट मतलब ये नहीं है जज कोई भी लॉ बना देगा, हर बात पे आए लॉ बना देगा, नहीं नहीं नहीं। इसके अंदर इसके एक रिस्ट्रिक्शन है कि लीगल सिस्टम में अगर कोई गैप है तो ही जज बनाएगा, नहीं तो जज को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आपको फालतू नहीं काम करना, कॉज देन वही हमारा ब्रीच हो जाएगा चेक्स और बैलेंसेस का, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब थ्योरीज, तो देयर आर टू थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट्स। फर्स्ट इज डेक्लरेटरी थ्योरी, नाम में समझ आ रहा है डेक्लरेटरी, ये है ट्रेडिशनल थ्योरी, इसको हेल और ब्लैकस्टोन ने प्रोपाउंड किया था, इसको काफी फेमस करा। अब इसके अंदर कहते हैं डिक्लेयर, तो जो जजेस हैं वो लॉज बना नहीं सकते। अगर कोई ऐसा केस आता है जिसपे कोई लॉ नहीं है तो आप बनाओगे, आप बस उस लॉ को कोई डिक्लेयर करोगे कि ये लॉ है, और जो ऑलरेडी बना हुआ लॉ है आप उसी को फॉलो करोगे, आप कोई नया लॉ नहीं बना सकते। वो किसी पुराने डिसीजन को ओवर रूल अगर कर देते हैं, वो बोलते हैं कि पहले का डिसीजन ये था और अब ऐसा हुआ है, तो ओवर रूल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ओवर रूल करके ये नहीं बोल सकता कि इस पे लॉ नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, नहीं नहीं नहीं। ये कहते हैं कि जजेस जो है वो बस लॉ को ढूंढते हैं, वो इंटरप्रेट करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज को घुमा फिरा के यूज कर देंगे, लेकिन वो लॉज बनाएंगे नहीं। वो डिस्कवर करेंगे पुराने लॉज को ही, उन प्रिंसिपल्स को ही, ठीक है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉज बनाएगा और जजेस बस उनको एक्सप्लेन करेगा अपने एविडेंसेस के रूप में, ठीक है। जो भी आपके फैक्ट्स हैं वही उस लॉ पे एक्ट करेंगे, आप कुछ बनाओगे नहीं। अब आती है सेकंड थ्योरी, लेजिस्लेटिव। ये एक मॉडर्न थ्योरी है, और ये कहते हैं कि जो जजेस है वो लॉज को डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ हद तक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नया लॉ बना सकते हैं। इसको सपोर्ट किया था प्रोफेसर डाइसी ने, उसने इसको एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश कॉमन लॉ हम सबको पता है, वो अनरिटन है, और उसमें जो जजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जस्टिस पे, कंसाइंस पे और इक्विटी पे। और साथ में अगर कोई केस ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा उसको नहीं सोचते, वो देखते हैं कि पहले क्या प्रोनाउंसमेंट थी, क्या जुडिशरी ने बोला था, और उसी को अप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे भी वो यही बिलीव करता है और ये कहता है कि जो फंक्शन ऑफ जजेस है वो लेजिस्लेटर के मुताबिक इक्वल है, सिमिलर है। वो कहता है जजेस लॉज बना सकते हैं, लेकिन ऐसा तो अब फिर तो अगर जजेस लॉ ही बना सकते हैं तो लेजिस्लेटिव की जरूरत क्या है, छोड़ो उसको। बट वो कहता है कि यहाँ पे वो लॉज तो बना सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, सिर्फ उस केस के फैक्ट्स पे। आप कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं बना सकते कि नहीं 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 जज बैठे हुए हैं ऐसे ही और उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ पे बना देते, नहीं वो नहीं कर सकते। बस एक एक्स्ट्रा एरिया आपको जहाँ लगता है कि नहीं है, अब वहां बनाओगे। ठीक है, आपको जहाँ लग रहा है कि भाई हमारे पास एक केस आया, इसके फैक्ट्स हैं, and now here we need to apply a law, we need to make a law because there is not a law, कोई law है ही नहीं, so we need to make one, then they can make one, but they can't just simply go ahead fulfilling the gaps. Okay, अब आते हैं हमारे पास इसके pros and cons। सबसे पहले हम इसकी pros पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे फ्यूचर केसेस के लिए काफी इफेक्टिव होता है। अब इससे प्रेसिडेंट वाला जो रूल है, लाइक आर्टिकल 141 कहता है कि सारे नीचे के कोर्ट्स उसको फॉलो करेंगे, तो इससे एक स्टेबिलिटी आती है। बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी किसी चीज के फेवर में और हाई कोर्ट बोलता है दिल्ली का कि उसके अगेंस्ट में, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसे तो कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है। तो इससे एक स्टेबिलिटी आती है, न्यू लॉज बन जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो डायनामिक है, हर दिन चेंज होती है। तो उसके चेंज होने के हिसाब से हमारे पास केसेस भी हर दिन चेंज होते हुए आते हैं, और लॉज लेजिस्लेटिव में अलग से प्रोसीजर है। देयरफॉर प्रेसिडेंट्स में हमारे पास चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से बिल्कुल हैंड टू हैंड लॉज बन जाते हैं। यूजफुल गाइडलाइंस आ जाती है जजेस के लिए, और उनको एरर्स कमिट करने से भी प्रिवेंशन होता है। क्योंकि अब मेरे को पता है कि अब मेरे पास कोई केस आया, कोई जज है दिल्ली का, उनके पास केस आया, उन्होंने देखा अरे ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस पर ये डिसीजन आया था, दे कैन अप्लाई दैट। तो वहां पे उनको इजी रहा जजेस को कि कैसे डिसीजन पे आना है, और उन्होंने एरर भी नहीं कमिट करा, जस्ट इन केस इफ ही वाज फेसिंग एनी डाउट, तो दे कैन लुक आफ्टर इट। अब आते हैं कॉन्स। तो अगर लॉ बेस्ड ऑन अ केस वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे सिर्फ उस केस के फैक्ट्स है ना। अब अगर विशाखा वाला केस हम ले लें, जो हमने एक पहले वीडियो में पढ़ा भी था, तो वहां पे अगर हम लें तो हम उसकी बात करेंगे कि अरे अरे वहां पे जो वर्कफोर्स पे हैरेसमेंट की बात हुई है। अब अगर कोई केस आता है उसमें वर्क प्लेस पे नहीं हुई हैरेसमेंट, तो हम कैसे लेंगे? बिकॉज यहाँ पे बस एक पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर फैक्ट्स पे ही अप्लाई हो रहा है। कई बार हैस्टी डिसीजंस होते हैं, जल्दी जल्दी वहां पे प्रेसिडेंट्स आ गए, अब उनको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो बहुत डिसएडवांटेज पे रहते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पर्टिकुलर केस को, पर्टिकुलर लॉ पॉइंट को ढूंढना, और इनका डेक्लरेटरी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अब लॉ है, कोई नया लॉ आया, पूरी जनरल पब्लिक को पता है, पूरे देश को पता चल जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट्स का नहीं पता होता, नॉट एवरीवन इज अवेयर कि क्या प्रेसिडेंट्स हैं, जजमेंट्स क्या है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है रीड करना, स्पेशली फॉर अ लेमैन। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। अब जो इसका मतलब है वो क्या है, लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। हमने यही बोला प्रेसिडेंट में कि एक डिसीजन आया उसको उसी की जगह पे फिक्स्ड रहना है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, जब भी कोई डिसीजन है जिसमें एक नया प्रिंसिपल आता है, नया रूल आता है, इट इज बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसका एक अथॉरिटेटिव इफेक्ट है। और कोर्ट पास्ट के टाइम्स पे जो मैंने बोला कि कोई जजमेंट आई, अब 10 साल बाद कोई नया केस आया, इट लुक्स लाइक सिमिलर टू दैट, तो दे कैन गो इनटू द पास्ट एंड लुक कि क्या हुआ। अब इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स है इस डॉक्ट्रिन के, वो क्या है? वो ये कहती है कि ईच कोर्ट इज एब्सोल्युटली बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा सुपीरियर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है, हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है, तो जो भी सुपीरियर कोर्ट है उसके डिसीजन से लोअर कोर्ट बाउंड है। हाई कोर्ट अपने खुद के डिसीजन से बाउंड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब जो डॉक्ट्रीन है, ये जो डिसीजन है एक हाई कोर्ट का, वो दूसरे पे बाउंड नहीं है, क्योंकि क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली में हमें लेते 30,000, वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिल्ली के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, वो बाइंडिंग है। लेकिन अब हाई कोर्ट दिल्ली का और हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का तो इक्वल लेवल पे है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो बाइंडिंग है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे जो होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, उसका पर्सुएसिव इफेक्ट होगा। दिल्ली के अगर कोई कोर्ट की जजमेंट है तो वी कैन से
इन वी कैन रेफर इट फॉर द यूपी हाई कोर्ट कि ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि वो उसको फॉलो ही करें। दे कैन लाइक उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी जजमेंट को यूं ही ऐसे बैठे बैठे ओवर रूल तो नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर एक सिंगल जज की बेंच थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन जो होगा वो डिविजनल बेंच पे नहीं आएगा। क्यों? डिविजनल बेंच में तो एक से ज्यादा जजेस होते हैं, ठीक है। तो लाइक समझ रहे हो कि कैसे एक हायरार्की चल रही है। इट इज वेरी सिंपल हायरार्की, बहुत ट्रिकी नहीं है कि हाँ जितनी बड़ी बेंच होगी उसका डिसीजन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब सिंगल बेंच, सिंगल जज की बेंच डिविजनल बेंच को ओवर रूल नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि वो डिविजनल बेंच, इट इज अ बिगर बेंच, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब इसके कुछ केस लॉज देखते हैं। डेफिनेटली केस लॉज के बिना तो लॉ हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट केस, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। वी ऑल नो अबाउट दिस केस। तो विशाखा एक विमेन थी, भनवरी देवी, जो एक सोशल वर्कर थी, हु वाज रेप्ड इन हर वर्क, ऑन हर वर्क ड्यूटी, ठीक है। तो एक पीआईएल फाइल हुई, ठीक है। ये पहला केस आया था, तो इससे पहले कोई लॉ नहीं था, ठीक है। तो ये सेफ्टी ऑफ वुमेन का था एट द वर्क प्लेसेस। तो इसमें पीआईएल हम सबको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ आर्टिकल 132 के अंदर, जो क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे थे, इक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जजमेंट थी ये 3 जज बेंच ने दी थी, ठीक है। और इसमें विशाखा गाइडलाइंस आई, बिकॉज नॉर्मली हमारे पास कोई जजमेंट ही नहीं थी, कोई हमारे पास ना जजमेंट थी, कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई लेजिस्लेशन नहीं था कि हम क्या करें ऐसे केसेस में। तो एक प्रेसिडेंट बनाया गया कि कैसे कैसे गाइडलाइंस इशू करी कि कैसे जो वुमेन्स हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट से उनके वर्क प्लेस पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। और 2013 में जाकर उस प्रेसिडेंट की गाइडेंस के अंदर लेजिस्लेटिव ने एक एक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में एक एडवांटेज भी मिल गई हमको विशाखा वाले केस में कि हाउ इट वाज एन एडवांटेज कि लेजिस्लेटिव ने सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहते हुए एक बना लिया ना, कि जो गाइडलाइंस थी उसी के ऊपर एक एक्ट। इट वाज इजी वर्क, राइट। अब आता है केस लॉ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे जो थर्ड जेंडर्स हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो उनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे थे, ठीक है। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थर्ड जेंडर के राइट्स को रिकॉग्नाइज करके बोला कि उनके राइट्स किसी भी पर्सन के इक्वल ही आते हैं एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड। जिस तरीके से एक आम सिटीजन प्रोटेक्ट होता है, सिटीजन में जहाँ पे हम मेल और फीमेल डाल रहे हैं, उसी तरीके से मेल, फीमेल्स और थर्ड जेंडर्स होंगे। They should also be under the protection of the fundamental rights। और डिक्लेयर करा कि उनको हम थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। और यहाँ पे ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके पास एक राइट दिया कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे जेंडर के रूप में, और डायरेक्ट किया सेंटर और स्टेट को कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लेवल्स पे, जो ये लोग थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो दीज प्रॉब्लम्स शुड बी वर्कड आउट, इनके सॉल्यूशंस निकालो, इन प्रॉब्लम्स को इराडिकेट करो, डिस्क्रिमिनेशन हटाओ। अब आता है लास्ट केस हमारा, शायरा बन्नो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वैसे तो बहुत सारे केसेस है प्रेसिडेंट्स पे, बिकॉज बहुत टाइम पे जुडिशरी ने इसको काफी जगह एक्सरसाइज किया है, बट हम ये 3 मेजर्स पढ़ रहे हैं बिकॉज लाइक दीज आर इजी टू लर्न और ये हर जगह है, दे आर ट्रेंडिंग एज वेल, यू ऑल मस्ट नो देम। मतलब ये ऐसे केसेस है दैट not even a law student, anyone, like anyone in random public can all is also aware of them, what are their decisions, what are the judgment, what are the facts। तो definitely तो शायरा बन्नो केस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडरेशन में लिया कि जो ट्रिपल तलाक या इंस्टेंट डिवोर्स है जो मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, दैट हस्बैंड जस्ट says the words talaq 3 times and the divorce is done। तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो विमेन है, मुस्लिम विमेन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव है? और जब उन्होंने प्रैक्टिस को देखा तो पता चला कि पहली चीज ये पब्लिक ऑर्डर में तो आ नहीं रही, और फिर भी उन्होंने देखा तो पता चला ये जो प्रैक्टिस है तलाक ए बिद्दत, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मुस्लिम वुमेन के हैं उनको वायलेट कर रही है। और फंडामेंटल राइट्स मुस्लिम वुमेन के हों, हिंदू वुमेन के हों या वुमेन के हों इन जनरल,
मतलब फंडामेंटल राइट्स आर अप्लाइड टू एवरीवन irrespective of their gender, religion, caste, whatever, right? तो वही उन्होंने देखा दे आर वायलेटिंग द राइट्स, और बोला कि जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इफ एनीवन हु डज दिस, तो पहली बात वो एक वैलिड तलाक नहीं होगा। इफ एनी मुस्लिम पर्सन जस्ट शाउट्स ट्रिपल लाइक 3 times तलाक टू हिज वाइफ, so it won't be considered as a valid divorce. It is not a divorce, it is not constitutional, और ये criminal offense भी साथ में डाला। तो कंक्लूजन, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट जो हमारा कोर्ट ने लगाया है, वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारे लॉज को बनाने में। इन एडिशन, ये जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, उनको गाइड करते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। और ये हमारे को पार्लियामेंट को भी गाइड करता है, विच आई ऑलरेडी स्टेटेड इन द केस ऑफ विशाखा, दैट हाउ विशाखा गाइडलाइंस वर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट द एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट ऑफ 2013, वो गाइडेंस पे बना सुप्रीम कोर्ट की, एंड हु मेड द लाइक हु फॉलोड द गाइडेंस, पार्लियामेंट, एंड लेजिस्लेटेड इट इन द फॉर्म ऑफ लॉ। तो प्रेसिडेंट को उन्होंने लॉ बना दिया, ठीक है। और ये एक फोकस में लाते हैं बहुत सारे एरियाज को जिनको अर्जेंट गवर्नेंस चाहिए। कॉज लाइक इफ वी कंसीडर द केस ऑफ शायरा बनो ओनली, तो वो केस कितने टाइम से हो रहा है, उस पर लॉज नहीं बने। और अभी केस उसने जब रजिस्टर किया, हमारे प्लेंटिफ, हमारे जो पर्सन है विक्टिम ने, जो भी केस एक रजिस्टर करा है, तो देखिए कि अब उस पर जब कोई लॉ नहीं है, सो इफ वी वोंट मेक अ लॉ, और अगर हम एक जस्टिस नहीं प्रोवाइड करते हैं जो उस टाइम की नीड है, सो इट विल बी अनफेयर। सो यहाँ पे हमने कैसे, जो एरिया था हमारी सोसाइटी के चेंजिंग होने के बाद, हमने उसको कैसे अप्लाई करा, कैसे हमारे जो लाइट थी, जो हमारे वायलेशन होते हैं राइट्स को, जिनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए उसी टाइम पे, तो हाउ इट वाज डिसाइडेड। और जो जजेस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु आर मेकिंग प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स को हम जज मेड लॉज भी बोलते हैं। ये एक रोल और सिग्निफिकेंस बताते हैं कि कैसे टाइम से कितना ज्यादा एक हमारे रिसेंट लेजिस्लेशंस में कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया और कितना बड़ा रोल है इसका। And now, thank you everyone. Please do like, share, and subscribe the channel. Thank you.